इनकम पीजीबीपी में बिजनेस इनकम, जब भी आप पीजीबीपी में अगर आप बिजनेस इनकम की बात करते थे और जब हम पढ़ रहे हैं प्रोफेशन इनकम, ये दोनों एक दूसरे से उल्टा है। कैसे? जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे से उल्टा है। क्यों अपोजिट है? जब हम बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते थे तो बिजनेस इनकम में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको बनाकर दे दिया जाता था और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप बिजनेस इनकम निकालते समय बेस किसको मानते थे? नेट प्रॉफिट को मानते थे। यानी पीजीबीपी इनकम में जब हम सिर्फ बिजनेस इनकम की बात कर रहे हैं, बिजनेस इनकम जब निकालते थे आप, तो उस टाइम में बिजनेस इनकम में आप बेस किसको मानते थे? नेट प्रॉफिट को मानते थे। और ये नेट प्रॉफिट जो आप देख रहे हो ये कब निकलता था? सारे इनकम को ऐड करने के बाद, अब इनकम चाहे अलाउड हो या नॉट अलाउड हो, सारे इनकम को ऐड करने के बाद और सारे एक्सपेंसेस को, यानी एक्सपेंसेस अलाउड है तब भी और नॉट अलाउड है तब भी, उसको माइनस करने के बाद तब क्या निकलता था? मेरा नेट प्रॉफिट निकलता था। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब हम पीजीबीपी में सिर्फ बिजनेस इनकम की बात करते थे तो बिजनेस इनकम में हमेशा ट्रेडिंग पीएल बना के दे दिया जाता था और इस ट्रेडिंग पीएल में बेस मानते थे किसको? नेट प्रॉफिट को। और नेट प्रॉफिट कब निकलता था? इनकम जो अलाउड है और नॉट अलाउड है दोनों को ऐड करने के बाद। एक्सपेंसेस में भी जो एक्सपेंसेस अलाउड है उसको घटाने के बाद और जो नॉट अलाउड है उसको भी घटाने के बाद आता था नेट प्रॉफिट। इसलिए हम क्या करते थे कि इस नेट प्रॉफिट में जो इनकम नॉट अलाउड था, हम उस इनकम को इस नेट प्रॉफिट से क्या करते थे? माइनस करते थे। क्योंकि टोटल नेट प्रॉफिट में वो इनकम जो नॉट अलाउड है अगर हम उसको घटा दें तो जो इनकम अलाउड है वो निकल जाएगा। इसके बाद वो एक्सपेंसेस जो अलाउ नहीं है हम उसको क्यों घटाएं? तो बिना घटाए हुए मेरा इनकम कितना था, तो हम इसको उल्टा क्या करते थे? ऐड करते थे। यानी आप देखते होंगे कि एक्सपेंसेस होता था तो हम उसको ऐड कर लिया करते थे और इनकम अगर होता था तो हम उसका उल्टा क्या करते थे? माइनस करते थे नॉट अलाउड वाले के साथ। लेकिन जब हम बिजनेस के अलावे अब हम कहां जा रहे हैं? प्रोफेशन इनकम में जा रहे हैं। तो कोई भी प्रोफेशनल बॉडीज, हमको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं तैयार करता। समझ रहे हो बात को? जब आप प्रोफेशन इनकम की बात करोगे तो प्रोफेशन इनकम में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट नहीं तैयार होता। क्यों नहीं तैयार होता? क्योंकि प्रोफेशन इनकम के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया ही नहीं जा सकता। तो तुम कैसे बना दोगे? आप ही सोच के देखिए, एक डॉक्टर हैं आप, अगर हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर हम बनाएंगे और अगर मान लीजिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एक डॉक्टर का है, आप जरा सोचो, क्या ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक डॉक्टर के लिए, डॉक्टर एक प्रोफेशनल इनकम है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इनकम किस में आता है? प्रोफेशनल इनकम में आता है। एक लॉयर का, एक टीचर का, एक आर्किटेक्ट का, ये सब इनकम किस में आता है? प्रोफेशनल इनकम में आता है। यानी डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब लोग किस में आते हैं? प्रोफेशनल इनकम के अंदर आ रहे हैं। अब आप प्रोफेशनल इनकम निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप जरा सोचो, क्या आपके क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, अगर आप डॉक्टर हो तो बना के दिखाओ जरा, बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप लिखोगे यहां पे ट्रेडिंग पीएल में क्या? ओपनिंग स्टॉक। एक डॉक्टर के पास, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, एक इंजीनियर के पास स्टॉक का मतलब क्या होता है? गुड्स, जिसको हम बेचने के लिए खरीदे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर के पास क्या स्टॉक रहेगा? क्या बेचेगा वो? पॉसिबल तो नहीं है। इसी तरह से आप यहां लिखते थे परचेज। परचेज का मतलब यहां असेट थोड़ी परचेज कर रहे हैं। परचेज का मतलब क्या? परचेज, गुड्स परचेज।
तो आप एक प्रोफेशनल पर्सन है तो परचेज में स्टॉक थोड़ी ना परचेज करोगे, हो नहीं सकता। अब जब हम स्टॉक खरीदे ही नहीं तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते थे? सेल। सेल का मतलब क्या बोलता था? बिल्डिंग बेच दो। सेल का मतलब क्या बेचना है? गुड्स बेचना है। क्या कोई प्रोफेशनल बॉडीज, कोई प्रोफेशनल पर्सन गुड्स बेचेगा? नहीं। जब गुड्स खरीदे ही नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं। आप बताओ, क्या तुमको लग रहा है कि ट्रेडिंग पीएल अकाउंट सूटेबल है प्रोफेशनल के लिए? अगर हम सेल नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ये सब होगा ही नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं निकल सकता। और आप सबको पता है कि यही ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते थे पीएनएल अकाउंट में। इसमें इनडायरेक्ट इनकम को हम ऐड करते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करते थे? माइनस करते थे। तब जाकर के मेरा क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। देखो, इतना तो आप क्लास 11 से लेकर अब तक पढ़ते पढ़ते इतना तो जरूर आपको समझ में आता होगा कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर नेट प्रॉफिट किसी प्रोफेशनल पर्सन के लिए ट्रेडिंग पीएल अकाउंट के थ्रू नहीं निकाला जा सकता। तो ट्रेडिंग पीएल की जगह पे इसी का एक सब्स्टिट्यूट, इसी का एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जो प्रोफेशनल बॉडीज यूज करता है, जिसको हम नाम कह सकते हैं कि आपके पास कैश बुक बना के दे दे, या इसका एक अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दे दिया जाए। और रिसीप एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या कैश बुक से आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको क्या तैयार करना है, तो आपको पीजीबीपी इनकम निकालना है। पीजीबीपी में कौन सा वाला? प्रोफेशनल इनकम निकालना है। यानी देखिए, अभी तक हम चैप्टर पढ़ रहे थे पीजीबीपी। पीजीबीपी में बिजनेस वाला तो हम पढ़ चुके, यानी बिजनेस इनकम जहां रहेगा वहां ट्रेडिंग एंड क्या रहेगा? पीएल अकाउंट रहेगा। यानी जहां बिजनेस इनकम है वहां आपको ट्रेडिंग पीएल आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा और बोलेगा इस प्रॉफिट से, इस प्रॉफिट को बेस मानो और बिजनेस इनकम निकालो। लेकिन जैसे ही आप प्रोफेशन इनकम में जाते हैं तो किसी भी प्रोफेशनल पर्सन के लिए ये ट्रेडिंग पीएल अकाउंट सूटेबल नहीं होता। तो इस प्रोफेशन इनकम को कैसे निकालोगे? तो प्रोफेशन इनकम निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि या तो आपके क्वेश्चन में कैश बुक देगा, या फिर आपको रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया, या फिर हो सकता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे दे। लेकिन किसी भी कीमत पर आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग पीएल प्रोफेशनल इनकम के लिए तो हो नहीं सकता। अब जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट नहीं होगा, कैश बुक होगा, तो जरा हमको कैश बुक का थ्योरी समझना पड़ेगा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि कैश बुक में हम क्या लिखते थे, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखा जाता था। क्योंकि जब तक आप इन सब का फॉर्मेट नहीं पढ़ लेते, ये किस बेस पर बनता है वो बेस नहीं समझ लेते, तो क्वेश्चन जस्ट एक प्रैक्टिस होगा। पता चलेगा कि हम क्वेश्चन सिर्फ छापते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। आपको लगेगा कि प्रोफेशन इनकम निकालने का तरीका चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 अलग बनेगा, 3 अलग बनाओगे, 4 अलग बनाओगे, सारा क्वेश्चन अलग होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसका बेस डिपेंड होता है। जैसे देखिए, सपोज करो हम कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक, इस तरह से होता था। तो फिलहाल हम लोग सिंगल कॉलम ही समझ रहे हैं, क्योंकि हमको अभी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। हम लोग को अभी कैश बुक नहीं पढ़ना है, बस कैश बुक में समझना है मोटा मोटी कि कैश बुक किस बेस पर बनता था। हम जस्ट अपनी पुरानी चीजों को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किस बेस पे बनता था। देखो, कैश बुक में अगर ये सिंगल कॉलम कैश बुक है और मान लीजिए कि ये बैंक कॉलम कैश बुक है, मतलब साफ है कि बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को हम कहां लिखे होंगे? यहां रिकॉर्ड कर चुके होंगे। देखो, सबसे पहले चीज ध्यान रखना कि जो कैश बुक है वो एक्चुअल या कैश बेसिस पर तैयार होता है। पहला चीज, एक्चुअल या कैश बेसिस का मतलब है कि अगर हमारे पास पैसा आया होगा तो हम उसको रिकॉर्ड कहां किए होंगे? इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए होंगे।
और अगर पैसा चला गया होगा तो हम इसको रिकॉर्ड किए होंगे इसके क्रेडिट साइड में। याद हो गया? यानी कैश बुक को कैसे तैयार किए होंगे, तो सबसे पहले हम यहां लिखे होंगे ओपनिंग कैश, यानी टू बैलेंस बीडी लिखे होंगे। तो टू बैलेंस बीडी का मतलब हो गया ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश लिखने के बाद, क्योंकि देखो हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने से पहले तुमको क्या समझ में, क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो तुम सॉल्यूशन कैसे करोगे? अब कैश बुक बना के दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में बोलेगा प्रोफेशन इनकम निकालिए। अब किसी बच्चे को कैश बुक ही समझ नहीं आ रहा, तो हालांकि ये आपके पुराने कुकर्मों का फल है, लेकिन अब पढ़ते पढ़ते सब कुछ याद रह जाए इतना भी तो आसान नहीं ना, आप प्रैक्टिस में थोड़ी ना हो, भूल गए होंगे। इसलिए हम आपको पहले कैश बुक पढ़ा रहे ताकि जो चीज हम भूल गए होंगे अगर इट में भी, तो एक बार रिकॉल कर ले ताकि याद हो जाए किस बेस पे बनता था। सबसे पहले हम लिखते थे टू बैलेंस बीडी, यानी यहां क्या लिखा आता था, ओपनिंग कैश या बैंक का बैलेंस। इसके बाद लिखना है हर वो सोर्स जिसके थ्रू आपके पास पैसा आया, हर वो सोर्स आपको इसके डेबिट साइड में लिखना है, चाहे जहां से पैसा आ जाए। इसके बाद हर वो सोर्स जहां आपने अपना पैसा खर्च किया उसको कहां लिखोगे, क्रेडिट में। हो गया काम खत्म। और लास्टली इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो हमेशा डेबिट में ज्यादा होगा, क्योंकि कैश बुक बनाओगे तो डेबिट ही ज्यादा रहेगा, क्रेडिट ज्यादा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कैश बेसिस है, पैसा आया होगा तो हम खर्च किए होंगे, बिना आए खर्च कर दोगे क्या? कैश बेसिस है ना, अक्रूवल बेसिस थोड़ी ना है कि आने वाला है पहले ही खर्चा कर दो बाद में दे देंगे, ऐसा कोई जुगाड़ तो है नहीं आपके पास। मतलब कैश बेसिस है, इसका मतलब कि पैसा अगर आया होगा, मेरे हाथ में अगर पैसा है तो खर्च कर सकते, उधार बाकी का तो कोई सीन ही नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो बात? इसलिए इसमें ज्यादा कहां रहेगा, डेबिट में ही ज्यादा रहेगा, कंफर्म रखिए। इन सब को हम यहां क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको यहां लिखिएगा क्रेडिट में, और इनमें से हम एक एक एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो पैसा बच गया उसको लिखिएगा सीडी, और यही सीडी का मतलब क्या हो गया, ये वाला क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस रह गया तुम्हारा। तो ये बेस किसका है, कैश बुक का है। ध्यान ये रखना है कि कैश बुक के अंदर किसी भी तरह का उधार नहीं लिखते, यानी बोलेगा गुड्स परचेज किए कैश में, पैसा क्या हुआ, आया कि गया, आया गया, तो कहां लिखोगे? देखो कैश बुक बनाने का एकदम सिंपल सा और सीधा सीधा सा फंडा है। अगर आपको जल्दबाजी में कुछ नहीं समझ में आता है तो बस एक ठो गाना याद रखिए, सुनाए थे आपको हम, हाँ वो वाला गाना सुने थे आप लोग, पैसा पैसा करती है, देखें? अगर नहीं सुने हैं तो आज थोड़ा गाना लगा के कैश बुक को रिवीजन करने से पहले वो गाना लगा के सुन लीजिएगा, है ना, पैसा पैसा करती है पैसे पे क्यों मरती, वो सुने गाना? बस तो आपको कैश बुक बनाते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना है, सिर्फ फोकस करना है किसके ऊपर, कैश के ऊपर, कि पैसा क्या हुआ है। मतलब दुनिया में कोई किधर भी जाए आपको फोकस सिर्फ एक चीज पे करना है, किस पर, पैसे पे करना, मनी भाई पे करना है। बोलेगा बिल्डिंग परचेज किए, बिल्डिंग खरीदे, बहुत खुशी की बात है, लेकिन खुश मत हो, कैश बुक को मतलब किससे है, पैसे से। बोला पैसा क्या हुआ वो बताओ, पैसा क्या हुआ, चला गया, कहां लिखोगे? ठीक है। बोला कंप्यूटर बेच दिए पापा, तो कंप्यूटर जा रहा है, गम मत मनाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि इसको मतलब किससे, पैसे से। खाली पैसा पैसा करना है, समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब कि पैसा हमारे पास क्या हुआ होगा, आया होगा। यानी कुछ भी खरीदेंगे या हम एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे, पैसा जा रहा, आपको कैश से मतलब है, क्रेडिट साइड, और कुछ भी बेचेंगे या पैसा कहीं से रिसीव करेंगे तो वो कहां जाएगा, डेबिट साइड। बाकी आपको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है, पैसे पे पकड़ कर रखना है कि पैसा क्या हो रहा है। इस कैश बुक के अंदर एक भी आइटम ऐसा नहीं होगा जो मिलने वाला है, दे देंगे। आप हमको ट्यूशन फीस दिए नहीं, दे देंगे, ऐसा आप प्रॉमिस कर रहे हो। आप बताइए मेरे पास पैसा आया कि गया, आपके पास पैसा आया कि गया? जब ना मेरे पास आया ना आपके पास से गया, तो कैश बुक में ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी जगह नहीं है। समझ में आ गया कैश बुक का बेस?
तो ये हो गया मेरे लिए कैश बुक का बेस, एकदम ठीक जैसे आप कैश बुक बनाते हो, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये मेरे एक क्वेश्चन का बेस हो गया। यानी जब हम प्रोफेशन इनकम निकालने जाएंगे तो किसी क्वेश्चन में आपका कैश बुक बना के दिया रहेगा। अरे भाई तो सॉल्यूशन बाद में करें, पहले क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए ना क्या है। तो एक तो तुम्हारा हो गया कि इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। कैश बुक की जगह पे हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना करके दे दिया जाए। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक बड़ा सिमिलर सा अकाउंट है, लगभग मिलता जुलता अकाउंट है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होने का जरूरत है, इसलिए हम दोनों को एक साथ बताया अभी। देखो ये अकाउंट भी कैश बुक के बदले ही, कैश बुक का ही एक रिप्लेसमेंट है। ये अकाउंट जो रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट देख रहे हो, एक्चुअल रिसीप एंड पेमेंट किसका रिप्लेसमेंट है, कैश बुक का ही रिप्लेसमेंट है। ये भी हमेशा बनता है कैश बेसिस पर या फिर जिसको आप बोलते हो एक्चुअल बेसिस पर। ये हमेशा कैश बेसिस या एक्चुअल बेसिस पे बनता है, तो कैश बुक भी इसी बेसिस पे बनता था। अब अगर ये रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट है तो रिसीप मतलब आया होगा तो कहां लिखे होंगे, डेबिट, और अगर पेमेंट हो गया होगा तो कहां लिखोगे उसको, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये अगर अकाउंट का नेचर देखोगे तो ये रियल अकाउंट का नेचर रखता है, क्योंकि एक्चुअल में ये पैसे को दिखा रहा, आया तो डेबिट, चला गया तो क्रेडिट। सेम जैसे हम यहां लिखते थे टू बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस को दिखा रहा है, ठीक है ना। और जितना भी पैसा हमारे पास आया होगा उसको लिखोगे डेबिट, और जो भी पैसा खर्च हो गया होगा उसको क्रेडिट। फिर अकाउंट को क्लोज करेंगे, जैसे कैश बुक में बचता था क्लोजिंग बैलेंस, वैसे ही इसमें भी बचेगा, बाकी और कुछ करना नहीं है आपको। समझ के बाद इसमें भी कोई भी अक्रूड या कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा जाता, मिलने वाला है नहीं लिखेंगे, दे दिया जाएगा नहीं लिखना है, कोई आउटस्टैंडिंग कोई अक्रूड नहीं लिखा जाता। तो आप एक चीज देखे होंगे, एक चीज आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अच्छा कैश बुक और रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, अगर क्वेश्चन में ये दोनों दिख जाए, यानी आपके क्वेश्चन में यदि कैश बुक दिखे या आपके क्वेश्चन में रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट दिखे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लगभग मान के चलिएगा वो सेम होगा। समझ में आया बात। लेकिन इन दोनों से अलग है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन दोनों से अलग है। क्यों, जरा देख लेते हैं उसको भी। देखो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर आप इसका नेचर देखोगे, नेचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का नेचर रखता है। समझ में आ रहा बात। नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से इसका रूल थोड़ा उल्टा लगता है ना। तो नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब कि इसके डेबिट साइड में हम जब भी लिखेंगे तो रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन और प्रॉफिट, ही ना होता है। तो अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इस साइड में क्या होना चाहिए, एक्सपेंसेस या नहीं तो लॉस होना चाहिए, और क्रेडिट साइड में क्या होना चाहिए इसका, इनकम प्रॉफिट या गेन होना चाहिए। मतलब गलती से भी अगर हम इस अकाउंट में, मतलब मान लीजिए कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आप गलती से इसको रिसीप एंड पेमेंट जैसा सोचने की कोशिश किए तो बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि रिसीप एंड पेमेंट और कैश बुक के डेबिट साइड में हम क्या लिखते थे, जो पैसा आया, जबकि इसमें आप उल्टा क्या लिख रहे हो, गया। रिसीप एंड पेमेंट और कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखते थे जो गया, जबकि यहां क्या लिख रहे हो आप, आया। अपोजिट है कि नहीं एक दूसरे से उल्टा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय पीजीबीपी में जब आप प्रोफेशन इनकम निकालेंगे तो पहले आपको यह चेक करना है कि क्वेश्चन में जिस प्रोफेशन पर्सन का हम इनकम निकाल रहे हैं, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इंफॉर्मेशन क्या दिया वो देख लो। अगर रिसीप एंड पेमेंट है और कैश बुक है तो सारा इनकम डेबिट और एक्सपेंसेस
क्रेडिट होगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर दे दे तो ध्यान रखना, जल्दबाजी में ना रहे। इसके डेबिट में एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट में क्या होता है, इनकम, अपोजिट होता है। इस अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, जल्दबाजी में नाम पढ़ा हो, अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर मतलब इनकम इधर होगा, लेकिन इतना चौक गए, गड़बड़ हो गया, तो हम हेडिंग देखे नहीं, अब बस फटाफट कोशिश कर दी शुरू करने का। अब देखो क्या करना है, दूसरा चीज, दूसरा डिफरेंस क्या है, ये तो नॉमिनल अकाउंट था, जबकि कैश बुक और ये रिसीव एंड पेमेंट रियल अकाउंट था, ये अकाउंट इससे उल्टा है एकदम। दूसरा चीज देखना, कैश बुक और रिसीव एंड पेमेंट ये बनता था एक्चुअल बेसिस, कैश बेसिस पर, लेकिन ये जो अकाउंट है ये अक्रूवल बेसिस पर तैयार होता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर इनकम है ना, अगर रिसीव हो चुका है या रिसीवेबल है, इन दोनों को यहां लिखा जाएगा, मतलब पैसा मिल चुका है या मिलने वाला है, दोनों यहां लिखोगे। और यहां एक्सपेंसेस अगर पेड हो चुका है या फिर वो पेबल है, दोनों ही सूरत में हम उसको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा बात। अब जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो इसमें इनकम में भी ज्यादा हो सकता है और एक्सपेंडिचर में भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अक्रूवल बेसिस, देखो जहां कैश बेसिस चलेगा, एक्चुअल बेसिस चलेगा, वहां पैसा हमारे हाथ में रहेगा मैक्सिमम टाइम, 99% से भी ज्यादा यही पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब अक्रूवल बेसिस होगा तो इनकम ज्यादा हो सकता है और खर्च कम हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि खर्च ही ज्यादा हो जाए, क्योंकि अक्रूवल बेसिस है ना, तो हम देंगे नहीं, दे भी सकते हैं बाद में। तो अगर मान लीजिए इनकम साइड में ज्यादा हुआ, ऐड किए, और सारे एक्सपेंसेस को हम क्या किए, माइनस कर दिए, तो जो पैसा बच गया तो हम उसको टू बैलेंस सीडी या तो हम कैश लिख सकते हैं, नहीं तो बैंक लिख सकते हैं, जो भी पैसा होगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उस समय तो देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि अब हम रिसीव एंड पेमेंट पढ़ा लेंगे तो हम लोग थोड़े ना रिसीव एंड पेमेंट पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी क्यों क्या पढ़ रहे हो, हम लोग तो पीजीबीपी पढ़ रहे हैं, तो बस हम ओवरव्यू ले रहे हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि एक्सपेंसेस ही ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए। क्यों, क्योंकि हम खर्चा ज्यादा कर दिए, इसलिए क्योंकि खर्चा करने के लिए पैसा हाथ में है, ऐसा जरूरी थोड़ी है, बाद में भी तो दे सकते हैं ना। तो ऐसे में हो सकता है कि इसमें ज्यादा इधर हो तो उल्टा पैसा मेरा ओवरड्राफ्ट भी बढ़ सकता है। तो ये हम लोग पहले कुछ ओवरव्यू ले लिए किस अकाउंट को बनाने के लिए, प्रोफेशन इनकम, पीजीबीपी में कौन सा वाला, प्रोफेशन इनकम। अब सुनो आगे, पीजीबीपी में जब आप पी प्रोफेशन इनकम निकाल रहे हो तो सबसे पहला चीज है ना, क्या बताया आपको अभी, कि सबसे पहले पीजीबीपी में अगर प्रोफेशन इनकम निकाल रहे हो, पहला जरूरी चीज कि क्वेश्चन ढूंढो कि आपके क्वेश्चन में कैश बुक है कि रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, क्या है क्वेश्चन में, वो पहले देखो। कैश बुक या रिसीप एंड पेमेंट है तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत कम चांस है कि आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिले, ऐसा बहुत कम चांस है, क्योंकि पैसा आया गया वो लिखना है, देना है लेना है ऐसा आइटम तो रहेगा ही नहीं। तो ऐसे में सिर्फ कैश बुक या रिसीप एंड पेमेंट का कॉलम ड्रॉ कर देगा और जो कुछ खर्चा इनकम रहेगा उसके अंदर रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन का चांस ना के बराबर होगा। लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको रहेगा, इसका चांस बहुत ज्यादा है। तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर का आइटम भी ध्यान रखना है और इसके बाहर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस पर भी पूरा ख्याल रखना है। समझ रहे हो बात। दूसरा चीज,
दूसरा पॉइंट, आप जब भी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में प्रोफेशन इनकम निकालोगे तो सबसे पहले अब आप सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि प्रोफेशन क्या है। जो जुगाड़ आपको बता रहे, जो तरीका बता रहे हैं, एकदम ध्यान से अपना, है ना, दिल दिमाग किडनी लीवर फेफड़ा जितना है सब यहां रखो भाई। दूसरा स्टेप हम देखेंगे कि आपका प्रोफेशन किस बात का है, क्या करते क्या है आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप एक लॉयर हो सकते हैं। मतलब आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन को चुन सकते हैं। अब आप पे डिपेंड होता है कि आप कौन सा प्रोफेशन में हो। कॉमर्स वाले ही प्रोफेशन में टैक्स देंगे ऐसा जरूरी है क्या? तुम्हारा किस बात का प्रोफेशन है, टैक्स तो आपसे सब सरकार लेगा। तो सबसे पहले हमको यह आना चाहिए कि अगर हम प्रोफेशन इनकम निकाल रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन पढ़े और पता चला कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्वेश्चन पढ़ के जैसे ही पता चला कि आप क्या हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कैश बुक, रिसीप एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंस कुछ भी बना हुआ आपके पास, तो थोड़े देर के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कैरेक्टर में घुस जाना है। ये मान के बनाना है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपको दिमाग में इतना होना चाहिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इनकम कौन सा होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इनकम क्या है, वो आपको आना चाहिए। अगर आप डॉक्टर का कैश बुक, रिसीप एंड पेमेंट या इनकम एक्सपेंडिचर देख रहे हो, तो आपको थोड़ी देर के लिए अपने आप को क्या मानना होगा, डॉक्टर मान के चलना होगा, और डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर का इनकम और डॉक्टर का एक्सपेंसेस कौन कौन सा हो सकता है वो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से जिस प्रोफेशनल पर्सन का आप इनकम निकाल रहे हो, अगर आप लॉयर का इनकम निकाल रहे हैं तो आपको लॉयर की तरफ से सोचना होगा कि लॉयर का इनकम, लॉयर का एक्सपेंडिचर कौन सा है। क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा? एक लॉयर, एक वकील का इनकम, एक डॉक्टर का इनकम, इन दोनों का सोर्स एक है? हो सकता कभी भी नहीं। कुछ एकाध इनकम शायद एक कभी कभार हो सकता है कि कुछ इनकम कॉमन हो सकता है, लेकिन 100% इनकम इन दोनों के लिए कॉमन हो जाए ऐसा तो नहीं होगा। जैसे देखो, एक लॉयर एडवाइस देने के लिए फीस चार्ज करता है, एक डॉक्टर भी आपको एडवाइस देने के लिए क्या करेगा, फीस चार्ज करेगा, कंसल्टेंसी चार्जेस पे करेगा। अब कंसल्टेशन फीस यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, तो एकाध इनकम शायद एक जैसा हो जाए, क्योंकि दोनों तो सलाह ही दे रहा ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपसे कंसल्टेशन फीस ले सकता है, आपको सलाह देने के लिए, टैक्स वगैरह में अगर कभी फंस गए तो आपसे कुछ सलाह देने, मशवरा देने के लिए आपसे कुछ चार्ज कर सकता है। लेकिन 100% इन सब का इनकम का सोर्स एक जैसा हो और सबका एक्सपेंडिचर का सोर्स एक जैसा हो, ऐसा पॉसिबल है? समझ रहे हो बात? आगे इतना स्टेप याद हो गया? अब देखिए इसके बाद थर्ड नंबर में, इसमें बिजनेस इनकम की तरह अपोजिट रिएक्शन नहीं करना है, भूल से भी अपोजिट नहीं करना है। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसमें हम मानते थे बेस किसको, नेट प्रॉफिट को, और इसमें से हम ऐड कर देते थे जो एक्सपेंसेस नॉट अलाउड था उसको उल्टा, यानी एक्सपेंसेस था तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे, और इनकम अगर है नॉट अलाउड वाला, है ना, तो हम उल्टा क्या करते थे, लेस करते थे। इस वाली टॉपिक में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रोफेशन इनकम में क्या करोगे, जस्ट आपको पहले ख्याल रखना है कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। देखो सिंपल सा आसान सा तरीका क्या है कि जब भी प्रोफेशन इनकम निकालेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट आता था आफ्टर चार्जिंग ऑल आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, सब कुछ ऐड प्लस माइनस करने के बाद। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी आइटम को बेस नहीं मानना है।
मतलब ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट, सरप्लस, डिफिशिएट, हमको बेस नहीं मानना, बेस मान के ही नहीं चलना है। सिर्फ हम क्या बोले, सपोज करिए कि हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अगर ना समझ में आए तो एक डॉक्टर देखे होंगे आप, एक डॉक्टर के लिए इनकम का सोर्स कौन कौन सा हो सकता है, पहले आपको यह सोचना है। अब क्वेश्चन में आपका कैश बुक रहे तो कैश बुक में इनकम कौन सी साइड दिखेगा, डेबिट साइड दिखेगा। रिसीप एंड पेमेंट बना के दिया हुआ डॉक्टर का, तो इनकम कौन सी साइड दिखेगा, डेबिट साइड दिखेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है तो इनकम कहां दिखेगा, क्रेडिट साइड दिखेगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखना है, इसलिए हम आपको बोले कि पहला काम पहले देखना कि आप क्या प्रोफेशन है, इसके बाद देखना कि क्या दिया हुआ है, देख लीजिए जाके। अब आपको क्या करना है, एकदम सीधा सीधा सरल तरीका है कि जितना भी इनकम अलाउड है उसको ऐड करते चले जाना है। यानी एक कैश बुक दे दे, इनकम डेबिट में होगा, रिसीप एंड पेमेंट बना के दिया हुआ है, इनकम डेबिट में होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया तो इनकम कहां होगा, क्रेडिट साइड में होगा। इसीलिए तो हम थ्योरी पढ़े थे कि इनकम हमको कहां पता चल जाए। तो जितना भी इनकम कौन सा वाला अलाउड है, किसके अकॉर्डिंग, प्रोफेशन इनकम के अकॉर्डिंग। यानी इनकम जो अलाउड है कहां पर, प्रोफेशन इनकम, सिर्फ वही वाला सारा इनकम जो अलाउड होगा किससे रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड जो इनकम है उसको क्या कीजिएगा, ऐड करते चल जाना, ऐड करते चल जाना। अब आप सोचिए कैश बुक अगर बना के दिया हुआ है तो हम क्या बोले कि मेरे पास जितना भी पैसा आया होगा वो कहां लिखे होंगे, हम डेबिट साइड में लिखे होंगे। तो कोई जरूरी है कि मेरे कैश बुक में जो मेरा डेबिट साइड है उसमें सिर्फ प्रोफेशन इनकम भी होगा, उसमें रेंट रिसीव भी तो लिखा होगा, उसमें कमीशन रिसीव लिखा होगा, इंटरेस्ट भी रिसीव होगा। तो ये सब थोड़ी ना मेरा बिजनेस पीजीबीपी का इनकम है। तो कैश बुक में डेबिट साइड में गए, डेबिट साइड में गए तो देखे कि हम क्या करते हैं। अगर हम डॉक्टर हैं तो मेरे इस डॉक्टरी वाले प्रोफेशन का कौन कौन सा इनकम है उसको जोड़ देना है, एकदम सीधा तरह जोड़ देना उसको, और कुछ नहीं करना, ऐड कर दो, ऐड करके लिख लिया। इसमें से हमको लेस कर देना है एक्सपेंसेस जो अलाउड है, अलाउड किसमें है, इसी प्रोफेशन से, ठीक है। हम उसको एक एक करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करके रिजल्ट आया वो मेरा हो गया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कोई दिक्कत हुआ इसमें बताओ तो, समझ में आ गया कैसे क्या करना है। बस इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं कि हम लोगों का पीजीबीपी इनकम में प्रोफेशन इनकम जो है वो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे क्लास से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही रखिए, बाकी तुम लोग भी लाइक शेयर और कमेंट कर देना।